गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, आज हम आपके बीच क्लास 10th का साइंस पेपर का मोस्ट 50 क्वेश्चन लाए हैं आपके बीच, ठीक ना। ये आपके बीच 50 क्वेश्चन है, मोस्ट 50 क्वेश्चन ये क्लास 10th का है। क्लास 10th का 50 क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको कीजिएगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाएगा। ठीक, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन के करने के बाद ही आप कुछ देखिएगा जो कितना क्वेश्चन आपसे बना या ना बना, जो भी है आप कमेंट करके आप इसको स्पष्ट कर लीजिएगा। आप अपनी मिशन से भटकिएगा नहीं, अपने मिशन को याद रखते हुए ही काम कीजिएगा। कहने का मतलब कि आपका मिशन क्या है, बोर्ड एग्जाम। पहला मिशन आपका बोर्ड एग्जाम है, उसके बाद ही किसी को प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहले आप अपने एग्जाम को प्रायोरिटी दीजिएगा, उसके बाद को कोई भी चीज़ को। चलिए, हम ज़्यादा बात नहीं करते हुए आपके क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते देखिएगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। बताइएगा, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन जुड़ेगा तब क्या कहेंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अपचयन, अपचयन कब कहते हैं, जब हाइड्रोजन जुड़ता है। हाइड्रोजन जुड़ता है तो क्या कहते हैं हम सब, अवचयन, या इसी को अवकरण कहते हैं। दूसरा, उपचयन, उपचयन कब कहते हैं, जब ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है तो। और संक्षारण तो जानवे करते जंग लगता है, तो यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ऑक्सीजन जुड़ता है तो हम लोग क्या कहते हैं, अपचयन या ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। चलिए, कह रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। कहने का मतलब जो पूर्वजों बहुत दिन पहले से जो स्रोत, ऊर्जा का सोर्स था आपके लिए या हमारे लिए, सब लोगों के लिए, सब मानव के लिए, वो कौन था, वो तो सूर्य था। सूर्य भगवान थे। बताइए तो परंपरागत, तो कहने का मतलब इनमें से तो सूर्य है नहीं, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ना, बिल्कुल होगा। आगे बढ़िए, आगे देखिए। कह रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। संगमरमर बोला है, एक जगह मरने की बात नहीं हो रहा है। संगमरमर ये एक पत्थर का नाम है। संगमरमर एक ये क्या है। चलिए, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है, ये जो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, CaCO3। याद कर लीजिए, यहीं पे याद कर लेना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, मान क्या होगा। तो अति भारण, ये क्वेश्चन ही आपसे कह रहा है क्या, अति भारण के समय, यानी कि ये विद्युत धारा का मान क्या होगा। अधिक भारण दे रहे हैं किसी स्टाफ, कोई भी स्टाफ है आपके पास, उसको अधिक वर्कलोड दीजिएगा तो अधिक काम करेगा, यानी कि बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। विशिष्ट स्थल का मतलब विशिष्ट स्थान है, क्या है, तो वन है। एक वन क्या है, एक विशिष्ट स्थान है जैव विविधता का, ठीक ना। तो इसको देखते हुए और अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग, यानी कि वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है, मतलब घूमता है, विचलन करता है, घूमता है। कौन करता है घूमने वाला काम, नीला रंग। नीला रंग क्या करता है, बीच में रहता है ना, बिल्कुल। तो विचलित होने का काम, प्रकीर्णन करने का काम, बस यही नीला रंग ही करता है। चलिए देखिएगा भाई, आप अच्छे तरीका से सब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कीजिएगा, चूँकि आपके जीवन में फिर से पुनः 10th नहीं आने वाला है, ठीक ना। ये बात, एक बात याद रखिएगा, जो भी आपके नज़दीक है वो पुनः मिल जाएगा। कहने का मतलब जो चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं आपको, कोई लोग को जैसे खाना अच्छा लगता है, कोई लोग को कहने का मतलब क्या अच्छा कपड़ा लगता है, कोई लोग को मान लिया जाता है किसी किसी भी तरह का चीज़ से डाइवर्ट होते हैं, तो वो पुनः मिल सकता है आपको, बिल्कुल मिलेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं। लेकिन हाँ, ये 10th आपको दोबारा देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, दोबारा मिलेगा, क्या एक आप पे आरोप लगा के मिलेगा, क्या फेल हो जाइएगा तो दोबारा मिलेगा, लेकिन आप पे लांछन जो लग जाएगा वो जीवन भर हटने वाला नहीं है।
आप जो मूर्ख, कितना लोग हैं जो मूर्खता की श्रेणी में खड़ा हो जाते हैं, अरे एक बार फेल होंगे दूसरा बार देंगे। अरे मूर्ख व्यक्ति, एक बार फेल होइएगा, लेकिन जो वो जो दाग लगा, क्या दाग धोने के लिए कोई दवा है क्या? नहीं रे, कैसे, कोई दवा नहीं है, ठीक ना। दाग धोने के लिए कोई दवा नहीं है। इसके ये बात को याद रखते हुए काम करना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? तो हवा में। कहाँ? हवा में, हवा में होता है, ठीक ना। चलिएगा आगे बढ़िएगा। आगे का क्वेश्चन, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करता है, किस पे करता है? चालक की प्रतिरोधकता निर्भर नहीं करता है, कह रहा है। क्या कह रहा है? नहीं करता है। तो लंबाई पे करता है, क्षेत्रफल पर करता है, टेम्परेचर पर भी करता है, लेकिन धारा पर नहीं करता है। याद रखने वाली बात यही है, क्या है ना। धारा यानी कि आई पे नहीं करता है। चलिए इस सबको अच्छा से कीजिएगा और अच्छा से पढ़ाई करते रहिएगा। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? कौन सा दर्पण का धनात्मक होगा, बताओ। अरे बताओ ना, कमेंट कर लेना भाई, इसमें क्या बड़ी बात है। तो चलिएगा देखिएगा, धनात्मक जो होता है, फोकस दूरी जो धनात्मक होता है, वो उत्तल दर्पण का। यहीं पे याद कर लीजिए, अगर नहीं हो रहा था उत्तल उत्तल उत्तल, अरे रट जाइए, चाहे जिस तरह से याद होना चाहिए अभी, चाहे जिस तरह से भी हो याद होना चाहिए, जानते हैं ना। क्योंकि जीवन में डबल बार ये 10th आपको देने वाला है, मतलब समय नहीं मिलने वाला है ऐसा। 10th पुनः नहीं देने वाले हैं ना, इसके लिए याद होना चाहिए ना, बिल्कुल याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। और 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? कौन है? तो जिब्रेलियम है। कौन है? जिब्रेलियम। कौन है? जिब्रेलियम है, जिब्रेलियम, है ना। ये क्लियर होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए बात। आगे बढ़िए, आगे है, निम्न में से कौन सा उपधातु है? तो याद रखिएगा ये बात, जो 14 ग्रुप 14 और 13 को के धातु को हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो आपका क्या है? ये जिनोन है, ये जिनोन आपका उपधातु है, जबकि ये सब अधातु है। ये सब क्या है? सॉरी, धातु है। ये सब क्या है? धातु है। चलिए आगे बढ़िए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़िए, 11 का सी। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे, सामान्यतः अनुशीतलन रक्तदाब होता है। अनुशीतलन रक्तदाब होता है। तो रक्तदाब जो होता है, रक्तदाब जो होता है, अनुशीतलन रक्तदाब, वो कितना सामान्य है? 80 mm होता है, यानी कि 80 mm, यानी कि ए 8 नंबर, सॉरी ए नंबर 12 का ए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, थोड़ा तेज़ी से करते हैं। देखिएगा, पेशेंस बनाकर बरकरार रहिएगा, ठीक ना। क्योंकि कुछ खोने वाले को ही कुछ मिलता है, तो कुछ बगैर खोए हुए कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, ठीक। तो आप अपना समय दीजिए, तो आपको ये क्वेश्चन का नॉलेज मिलेगा। आप क्या खोइएगा, बस आपको कुछ खोना नहीं है, बस आप समय दे दीजिए, जो कि प्रकृति द्वारा दिया गया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 के कह रहा है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय, याद क्या क्या याद रखना है? विभक्त वलय, किसको पकड़ के रखना है? विभक्त वलय को। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में किया जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बोल रहा है विद्युत आवेश का सही मात्रक। अरे विद्युत आवेश का सही मात्रक कोई भी बता सकता है, जो क्या होता है? आवेश का सही मात्रक कूलम्ब होता है। और बारी बारी से सब का भी जान लेंगे ना हम लोग, जान लेंगे तो और अच्छा बात रहेगा, 3-4 क्वेश्चन हल हो जाएगा, ठीक ना। कभी बोल दे बोल्ट किसका सही मात्रक है, तो किसका है? याद बोलिएगा तो बताइएगा, तो सब लोग कमेंट कर लीजिएगा, ठीक ना आप लोग। विभव का, किसका? विभव का। और आगे ये ओम किसका है? तो प्रतिरोध का, किसका है? दिक्कत हो रहा है ना, प्रतिरोध का है, किसका? हम बोल दे रहे हैं, ठीक ना, आप स्पष्ट हो लीजिए। ये जो है, ये ओम का है, सॉरी विभव का,
ओम जो है प्रतिरोध का है, ठीक, समझ जाइएगा बात। और एम्पियर विद्युत धारा का, किसका, विद्युत धारा का। और ये तो आवेश का, इसे मात्र कूलम है ही। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर की पीएच परास के बीच कार्य करता है, मतलब किस बीच के, मतलब कितना परास के बीच कार्य करता है। हमारा शरीर का जो मान है पीएच मान कितना रहता है, कितना कितना का बीच रहता है। तो वो जो मान जो होता है हमारे शरीर का पीएच मान जो होता है कितना होता है, वो होता है 7.0 से लेके 7.8 तक। कितना होता है, 7.0 से 7.8। याद रखने वाली बात है ना, याद रखने वाली बात, बिल्कुल याद रखने वाली बात है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन जो है 16 नंबर क्वेश्चन है। बस यहीं पे आपको जिसको ना याद हो यहीं पे याद कर ले, एक बार नहीं डबल बार सुन के कुछ नहीं कीजिएगा। नहीं अगर कुछ समझ में आए ना, फिर भी याद तो करना है ना, याद करना है। कान में हेडफोन लगा के डबल टाइम इसको सुन लीजिएगा, हम पक्का कहते हैं आपको याद हो जाएगा। ठीक, चलिए बिल्कुल होगा याद। आगे चलिएगा, आगे करते हैं। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं हैं को प्रदर्शित करता है, मतलब दिखाता है। कौन सा प्रभाव ये हमको याद रखना है। प्रभाव, टिंडल प्रभाव, कौन सा, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव किसको दिखाता है, प्रकाश का प्रकिरणन को। किसको, प्रकाश का प्रकिरणन, इसको याद रखना है, यानी कि आंसर नंबर डी। टिंडल प्रभाव, प्रकाश का प्रकिरणन, दो ही वर्ड याद रखना है इस क्वेश्चन का पूरा। क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन आपका ये हो गया, आंसर आपका ये हो गया, क्वेश्चन आपका ये हो गया, आंसर आपका, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन आपके बीच है और कह रहा है निम्न में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन समझ लीजिएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे होते हैं जिसका सभी बॉन्ड क्या हो, बंधित हो, ठीक ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या हो, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन के मतलब समझिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है क्या, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों क्या हो, उपस्थित हो, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों उपस्थित हो, तो ये होता है हाइड्रोकार्बन। अब बोला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसी को कहते हैं जिसमें क्या हो, जो हाइड्रोजन और कार्बन पूर्ण रूप से बंधित हो एक साथ, ठीक ना, उसको हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिसमें एक एल्केन को क्या, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के कैटेगरी में रखा गया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है आपके सामने, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जो कौन होगा बताइएगा, तो बताइएगा। दूध, इसमें से सभी हो सकता है क्या, इसमें से सभी हो सकता है क्या, बताइएगा। ये एल्केन ग्रुप में है ना, सिंगल बॉन्ड के रूप में कार्बन के साथ 4 को। देखिएगा एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n और +2 होता है, यानी कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर अगर 1 रखे तो यहाँ पर 4 होगा, 2 रखे यहाँ पर तो क्या होगा, तो 2 दूना 2 गुने 2 +2, तो 2 दूना 4 और 2 6, ये ठीक है, दूसरा नंबर ठीक है। और तीसरा नंबर क्या, ये कहाँ चला गया, चलिएगा थोड़ा सा, हाँ चलिए देखिए, तीसरा नंबर भी सही है और चौथा गलत है। तो असंतृप्त बोला है ना, तो ये दोनों संतृप्त है और ये असंतृप्त है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा, थोड़ा देखिए लेट होता है लेकिन डिटेल बता रहे हैं, ये नहीं कीजिएगा बड़ा टाइम ले रहे हैं। अरे टाइम नहीं ले रहे हैं, हम थ्योरी भी बता रहे हैं, ये भी तो देखते चलिएगा, इसको भी तो देख लेना है सर, एक्सप्लेन कर देना। मैं क्या क्वेश्चन को एक्सप्लेन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, घबराइएगा नहीं। आंसर जो आपका होगा सी होगा, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्लियर, क्योंकि ये एल्केन के फॉर्मूला पर नहीं बैठ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे है आपका, आपके बीच 18 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक इस्तेमाल किया जाता है, तो देख के इसको देखिएगा। इथेनॉल बिल्कुल किया जाता है, प्रोपेनॉल किया जाता है, इथेनॉल किया जाता है प्रयोग में, प्रोपेनॉल किया जाता है, अल्कोहल है, ठीक ना, ये भी ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जबकि एल्केनोइक अम्ल, तो हाँ बिल्कुल ये भी यूज आ जाता है, ये भी ईंधन के रूप में यूज में आ जाता है। यानी कि देखिए ये 2 आ रहा है ना, ये 2 से स्पष्ट हो रहा है कि इनमें से सभी होगा, 2 से स्पष्ट हो रहा है। देखिए 2 कंफर्म कर रहा है ना आपको, 2 कंफर्म हो गया तो तीसरा आंसर होगा ही होगा ना, इनमें से सभी। चलिए
इथेनॉल भी करता है ईंधन का काम, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए। 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा और इससे पता लगाइएगा जी क्या क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे जो कर रहा है, देखिए पेशेंस बनाए रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य, डाइवर्ट नहीं, धैर्य धैर्य, ठीक ना। मन में कुछ भी आए उसको आप थोड़ा सा साइड कर दीजिए और थोड़ा, कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है, कुछ दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं होगा। अगर थोड़ा दिक्कत लग रहा है तो 1 मिनट के लिए वीडियो रोक लो, ठीक, रोकने के बाद फिर से देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा दिक्कत, कंटिन्यूटी बनाए रखिए, कोई बड़ी बात नहीं, ज़्यादा समय नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़िए। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है बताइएगा। तो आहार श्रृंखला किसको कहते हैं? एक के एक ऊपर डिपेंड, एक के एक ऊपर डिपेंड, जैसे कहने का मतलब देखिएगा, घास गेहूं नहीं तथा आम नहीं। देखिए आंसर जो होगा, आंसर पे हम डिस्कशन करते हैं, अब डायरेक्ट आंसर पे डिस्कशन, ये होगा क्या, बी नंबर। यानी कि देखिएगा, बकरी जो होगा घास को खाएगा, बकरी जो होगा इसको खाएगा घास को, और क्या बकरी को कौन खाता है? मानव खा जाता है ना, काट के खा जाता है ना, कसाई का काम करता है ना, बिल्कुल करता है काम, बकरी को खा जाता है मानव, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ना, यानी कि मानव बकरी पे और बकरी घास पे तो काम करता है ना। अच्छा देखिए, तो गाय खाता है कभी बकरी को? नहीं ना। मछली खाता है घास को? नहीं, कहाँ खाता है। अच्छा कहिएगा चलिए बिल्कुल खाता है, का तो एक्सेप्शन, लेकिन बकरी मछली को खाएगा? नहीं ना खाएगा। तब तो आंसर नंबर होगा क्या, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? तो इसको बताइएगा आप। तो क्या कितना होता है मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या? मानव हृदय में बताइए, इसको कमेंट कर छोड़ दे क्या, ये कर दे हैं? चलिए कर ही देते हैं, ना तो कहिएगा जी का सर को कल छोड़ दिया। ये जो होता है कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन होने के साथ साथ आगे हम 21 पे जाते हैं। 21 पे जाते हैं जरा सा, ठीक, झूम लीजिए ना, इससे एक वर्ड निकल रहा है ना, झूम लीजिए, झूमना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी क्या कहलाता है? तो देखिएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है, जबकि हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। और इसके साथ साथ क्या, हाइड्रोजन का कमी अपचयन कहलाता है। इसमें कमी होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा तो हाइड्रोजन तक कम करेगा ना, इसमें कमी क्या कहलाता है? अपचयन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन पे आप जाइए, क्या कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी क्या कहलाएगा? तो कहलाएगा आपका अपचयन, या इसी को कहते हैं अब क्या, रिडक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए मजा आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है ना? अरे आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है, कभी भी ऐसा बात नहीं कीजिएगा नहीं आ रहा है, आ रहा है, मज़ा आ रहा है। नहीं आएगा तो बिल्कुल कमेंट करिए, बताइए, जैसा रिस्पॉन्स हो आप देते रहिएगा, हम मज़ा लाने का भी काम करेंगे, लेकिन हाँ उद्देश्य पे आप फोकस कीजिएगा। ये हम कोई मदारी का खेल नहीं देख रहे हैं जो मज़ा आएगा, ठीक ना, थोड़ा सा लग सकता है आपके माइंड को, जिस तरह से भी हो आप इग्नोर कीजिएगा, आप अपने जो भी एम है उस पर फोकस बनाए रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक देख क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितना होता है? समूह की संख्या कितना होता है? तो समूह किसको कहते हैं देखिएगा, पहले स्पष्ट कर लीजिए। आपका आधुनिक आवर्त सारणी ऐसे रहता है, 7 गो ऐसे रहता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसे रहता है। जबकि इसको क्या कहते हैं, और क्या कह रहा है, समूह, हाँ, ऐसे जो रहेगा, ऐसे ऐसे करके कितना रहता है, 18, तो इसी को हम लोग समूह कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो समूह की संख्या कितना है, ऐसे जो रहता है वर्ग होता है, 7 वर्ग होता है और 18 समूह होता है। तो यहाँ पर से आंसर निकल के आ रहा है क्या, 18। हम स्पष्ट करा दे रहे हैं सब क्वेश्चन को, बिल्कुल कराएंगे। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। क्या अगला नंबर कितना है, 23 नंबर क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि 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 आंसर, कारण बता रहा है, क्योंकि कह रहा है क्या,
टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है। ये बात याद रखिएगा, तब स्पष्ट होगा। होगा ना, बिल्कुल होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भव का उदाहरण है? पुनरुद्भव, पूर्ण उद्भव का मतलब क्या? पुनः उद्भव, पुनः पुनः क्या? उद्भव, उद्भव मतलब फिर से निकलने वाला को कहते हैं पुनरुद्भव। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा क्या? जब क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको तो आंसर भी आपको दिख ही जाएगा। पुनरुद्भव का कौन होगा बताइएगा। तो देखिएगा, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। 24 हाइड्रा होगा। क्या होगा? हाइड्रा, पुनः उद्भव। ये हाइड्रा जो होता है ना, आप फ्यूजन देखिएगा ना, क्या अलैंगिक जनन, तो वहाँ पे पता चलेगा, जो फ्यूजन में पता चलता है। जो हाइड्रा एग्जाम्पल है द्विखंडन का, द्विखंडन विखंडन है ना, वहाँ पे पता चलेगा, वहाँ पे से हाइड्रा पुनः उद्भव होता है, फिर से निकल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। क्या कह रहा है? तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? बताइएगा। क्वेश्चन फिर से देखिएगा, स्पष्ट से अच्छा से क्वेश्चन देखिएगा और तब इसका आंसर दिया कीजिएगा। तो आंसर जो होगा इसको रियलाइज कीजिएगा। आप देखिए, आधे होगा। क्या होगा? परिवर्तन, परिभ्रमण पश्चात इसका समय जो हो जाएगा क्या होगा? विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा? तो आधे समय के बाद। कितना? आधे समय के बाद, आधे समय के बाद। ठीक, चलिए। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? इनमें से कौन पादप हार्मोन है? आप क्वेश्चन को देख के तब बता सकते हैं क्या? तो इंसुलिन नहीं, थायरोक्सिन नहीं, एस्ट्रोजन नहीं, ये सब नहीं है। ये सब मानव हार्मोन है। ये सब क्या है? मानव हार्मोन है ये सब। लेकिन ये पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या है आपका? पादप हार्मोन है ना? बिल्कुल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अच्छा लग रहा है ना? बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा। थोड़ा सा पेशेंस बनाइएगा, ठीक ना, दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़िए, क्योंकि समय बहुत ही कम है, क्योंकि समय बहुत ही कम है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और आप क्वेश्चन आपसे यह कह रहा है, सुरगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? सुरगम किस राज्य की जल संग्रह व्यवस्था है? तो इसका आंसर बताइएगा। किस राज्य का? ये तो याद करने वाला है नहीं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है और इसको देख के बोल सकते हैं क्या आंसर याद रखना होगा? कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक याद रखना होगा। सुरगम और कर्नाटक, दो चीज़, तब तो पता चलेगा ना। क्वेश्चन आंसर दोनों याद होना चाहिए ना, आंसर से कैसे होगा? सिर्फ क्वेश्चन आंसर दोनों याद होना चाहिए आपको, ठीक ना, तब जाके हो पाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बोला है, दांतों की साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। कैसा होता है? दंत मंजन क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त, कैसा होता है? इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बात पता होगा, जो दंत मंजन जो होता है कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। चलिए, कैसा होता है? क्षारीय। अम्लीय नहीं होता, अम्लीय रहता तो खट्टा रहता, दांत कोट हो जाएगा, अम्लीय होगा था, ठीक ना, इसलिए अम्लीय नहीं होता आपका, क्षारीय होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा और क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछ रहा है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक क्या होता है? आवर्धन का ऐसे मात्रक कुछ होता है क्या? है? आवर्धन का ऐसे मात्रक नहीं होता है जी, आवर्धन का ऐसे मात्रक नहीं होता है, ठीक ना। आवर्धन का ऐसे मात्रक कोई ऐसा मात्रक नहीं होता है, यानी कि आवर्धन जो होता है मात्रक हीन राशि है। क्या है? मात्रक हीन है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बस इतना याद रखते रहिएगा, आवर्धन क्या है? मात्रक हीन है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन आपसे आपके सामने है और कह रहा है,
क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितना, बताइएगा बताइएगा कितना होता है। तो क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने के लिए 2n² क्या 2n² होना चाहिए, यानी कि पहला वाला में 2 गो, दूसरा वाला में 8 गो, तीसरा वाला में क्या होगा, तो तीसरा वाला में हो जाएगा 18 गो। तो देखिए अब क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 17 होता है ना। 17 जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसका क्या होता है, जितना परमाणु संख्या उतना है उसके पास इलेक्ट्रॉन। तो 17 गो है, तो पहला वाला में 2 गो दे दिए, दूसरा वाला में 8 गो दे दिए, अब बच गया कितना, 7 बच गया ना। तो 7, तो बाहर कक्षा में कितना होगा, 7 गो ना। चलिए तो 7 हो जाएगा, आंसर क्या होगा 7। आसान है, बहुत ही आसान है, सिर्फ परमाणु संख्या आपको पता होना चाहिए। आप परमाणु संख्या कम से कम 30 को याद कर लीजिएगा, परमाणु का कम से कम 1 से लेकर 30 को याद कर लीजिएगा। इसी के अंदर से आपसे पूछा जाता है, एक न एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से रहता है आपके लिए, और ये 30 को याद करके रखिएगा। हाँ, एक नंबर नहीं, बहुत काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने बोले तब भी काम करेगा, उसके लिए आपको परमाणु संख्या याद हो तब तो है, तब तो कर पाइएगा ना। हाँ बिल्कुल, आगे चलिए 31 नंबर, थोड़ा से ध्यान से पढ़िएगा, अपने बात पे अडिग रहिएगा। जो आपने बोल के आया है अपने घर से, चाहे जो भी आप अपने घर से दोस्त से जो वादा किया है उस वादा पे अडिग रहिएगा, ठीक ना। अपने बात को मुकरिएगा नहीं तो आपका वैल्यू कम जाएगा, और कमने के साथ साथ आपका फ्यूचर इसी से डिसाइड होता है ना। आपका फ्यूचर, क्योंकि डबल तो 10th देना नहीं है ना। अरे देना है, अरे जो कहेगा कोई मूर्ख लड़का ऐसे भी होता है, कहता है फिर से दे लेंगे। अरे फिर से दे लेगा, लेकिन फिर से देने के लिए क्या होता है, तुम्हारे ऊपर एक क्लेम लग जाएगा ना। हम बार बार एक बात को बोल रहे हैं, क्या होगा, तुम्हारे ऊपर एक दाग लग जाएगा, कि दाग ऐसा दाग लगेगा जो फिर कभी जीवन भर धुलाएगा नहीं। तो उस क्लेम को सहने से अच्छा है क्या है, ये करीब इतना दिन पेशेंस रख लेने से क्या हो जाएगा, हैं, इतना दिन पेशेंस रख लेते हैं नहीं। चलिए, इतना बात कहने के साथ साथ बात तो याद रखिएगा, और आंसर आपके क्वेश्चन आपके सामने है, उसके देख के बताइएगा। बोला है कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, तो सबसे सरल यौगिक जो होता है क्या होता है, मीथेन होता है। कौन होता है, मीथेन। तो मीथेन कैसे, मीथेन का क्या होता है संरचना सूत्र फॉर्मूला, ये होता है CH4। तो ये बहुत ही सरल है, सबसे फर्स्ट स्टेप है ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, अगर याद होगा तो बिल्कुल आंसर जो होगा ए होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। निम्न में से कौन सत्य है, निम्न में से कौन सत्य है, हाँ कौन सत्य होगा बता दीजिए। ओम का नियम पता है क्या, ओम का नियम पता है क्या, ओम का नियम पता होगा तो सत्य खोज लीजिएगा आसानी से, सत्य खोज लीजिएगा आसानी से। ऐसे हम बता देते, सत्य जो है C नंबर है। अब कहिएगा कैसे, तो देखिएगा ओम का नियम क्या पता है, B बराबर, सबसे पहले ये याद है आपका जूल का नियम। जूल का नियम जैसे क्या होता है, H बराबर क्या होता है I स्क्वायर I R टी, I स्क्वायर R टी, ये पता है। H यानी कि H बराबर इतना, और V बराबर क्या पता है W, V बराबर I R पता है, V बराबर I R पता है। वहाँ से मान उठा, अरे रे 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 रे, ये तो कहाँ हम बता रहे हैं, अरे ये ओम का नियम उठाकर डायरेक्ट डाल दिया, हम कॉन्सेप्ट अलग लगा रहे थे। डायरेक्ट ओम का नियम ये ना है, V बराबर I R, तो ये सत्य है, बाद बाकी सब असत्य है, ओम का नियम है। चलिए आगे बढ़िए, कुछ नहीं किया यहाँ, ओम का नियम पूछ लिया आपसे, V बराबर I R। चलिए आगे देखिए, किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी, किस कोश में, तो बताइएगा किस कोश में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या होगा, हैं कौन में होगा। तो ऐसे देखिएगा, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होने के लिए आपका ये कहाँ पे हो सकता है बताइए, पहले थोड़ा सा रियलाइज कीजिए, तो थोड़ा सा देखिए तो ये अधिकतम संख्या होने के लिए यहाँ पे होगा क्या, 2n² के पास होगा, 2n² के पास क्या होगा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होगी तो वो कोश जो होगा 2n² होगा, ठीक ना। अब n का मान का, चूंकि n कई गो में आता है, इसके लिए कि कई लोग का दिमाग क्या होगा, नहीं सर 4n² होगा, कई लोग का दिमाग क्या होगा ना, ये नहीं सर 4n² होगा, लेकिन कैसे, आंसर है आपका ये देखिएगा, जैसे S लीजिएगा तब पर भी 2 से होकर गुजरना होगा,
ए से पी लीजिएगा फिर भी 2 से होकर गुजरना होगा, डी लीजिएगा फिर भी पी से होकर गुजरना होगा, सॉरी हाँ 2 से होकर गुजरना होगा। तो बताइएगा, अब कहिएगा डी में अधिकतम होगा, कैसे होगा? डी में अधिकतम नहीं होगा, ये होगा डी यानी कि 4 हो जाएगा डी के लिए, तो नहीं फर्स्ट में होगा, चूंकि ये सब इससे होकर गुजर रहा है ना, इसके लिए। चलिए आगे बढ़िए। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? कौन दिखाता है बौने पौधे को? तो बौने पौधा को दिखाने के लिए दोनों लक्षण क्या कम होना चाहिए, छोट वाला लक्षण होना चाहिए, दोनों अप्रभावी लक्षण होना चाहिए दोनों। तो दोनों अप्रभावी लक्षण कौन है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये अप्रभावी लक्षण दोनों है, यानी कि बौने पौधे के दर्शाने वाला क्वेश्चन ये है ऑप्शन, ठीक ना, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ दिख रहा है ना, अब ये क्या है? बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बायोलॉजी का है। अब कह रहा है मेरुरज्जा निकलता है, कहाँ से निकलेगा? मेरुरज्जा निकलता है कहाँ से निकलेगा? है मेरुरज्जा कहाँ से निकलेगा बताइएगा? मेरुरज्जा कहाँ से निकलेगा? तो मेरुरज्जा निकलने वाला जो होता है मस्तिष्क से। कहाँ से निकलता है? मस्तिष्क से। कहाँ से निकलता है? मस्तिष्क से। बार बार बोले, यहीं पे याद हो जाना चाहिए। हमने बोला क्या? यहीं पे याद हो जाना चाहिए क्या? अरे होना ना चाहिए ना याद, पेशेंस बनाए रखना। बार बार बोल रहे हैं, कभी डोलना नहीं, हिलना डोलना नहीं, बिल्कुल ना हिलना डोलना है अभी। अच्छा फिर बगैर बिना 50 क्वेश्चन किए हिलना डोलना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एग्जाम हॉल में 3 घंटा रहना है, वहाँ पे हिलने डोलने नहीं देगा। अरे हिलने डोलने देगा, कहने का मतलब वो सीट पे बैठे रहना होगा। हिल डोल सकते हैं, हम नहीं बोल रहे कि भाई आपको भी इतना कर दे कि बस हिलना डोलना भी मुश्किल, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हिल डोल सकते हैं बिल्कुल फ्री। आप हाँ खड़ा होकर नाच भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ अपनी सीट को नहीं छोड़ना है, ठीक। हम अपने जो मकसद है, मकसद को नहीं भूलना है अपना, ठीक ना। अरे बीच बीच में ये चाहिए ना, क्या होता है फ्यूज हो जाते हैं आप लोग। अरे चार्ज करना पड़ेगा आप लोग को ना, बिल्कुल करना पड़ेगा। थक जाते हो, अरे बाबा अब ये थकेगा, नहीं थकना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? अरे किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखेगा? तो जाने के बाद आकाश जो होता है वो काला दिखने लगता है। कैसा दिखने लगता है? काला दिखने लगता है। चलिए अच्छा लग रहा है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप इस वीडियो को क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, इससे कि क्या हो, जब वीडियो मतलब अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा जो हाँ अपलोड हो गया है। ये प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए मेरा साइंस का टोटली एकदम बहुत ही इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, ठीक ना, प्रत्येक चीज़ का। कह रहा है रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है? रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने का कार्य करता है? कौन करेगा? अच्छा कौन करेगा? तो प्लेटलेट्स। कौन करेगा? अरे प्लेटलेट्स करेगा। रक्त को थक्का बनाने का काम एक रे ना है, रक्त को जमाने का काम इसी का ना है, प्लेटलेट्स को ना। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स, ठीक ना। तो प्लेटलेट्स क्या करता है? ये रक्त को जमाने का काम करता है, यानी कि रोकने का काम करता है। क्लियर है? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके सामने 38 नंबर आ गया है, लेकिन का सामान्य से तरफ जबरदस्त क्वेश्चन है। आप लोग एकदम पूरा से बढ़ चढ़ के इस क्वेश्चन पर पार्टिसिपेट कीजिएगा और सब लोग आंसर एकदम मारिएगा फटाक से। क्या क्या आंसर मारिएगा? CnH2n+2। अगर जिंदा होकर देखे होंगे ना, हम इस वीडियो में ही बीच में बता दिए थे एल्केन का सूत्र, ठीक ना। तो क्लियर हो गया, अगर नहीं भी पता हो तो जिंदा रहिएगा खाली, ठीक ना, मुर्दा की तरह नहीं रहना। आगे आगे क्या 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से अरे डबल डबल कर दिया क्या, बिल्कुल टाइपिंग डबल डबल है, से कौन सा पर्यावरण अनुकूल नहीं है? अनुकूलित नहीं है, कहने का मतलब पर्यावरण जो है अनुकूलित नहीं है, बताइएगा आप लोग। देखिएगा बहुत ही समझदार है आप लोग, क्वेश्चन समझ के आसानी से बता सकते हैं। तो मोटरसाइकिल से चलना क्या अनुकूलित है? नहीं। पैदल चलना बिल्कुल बहुत ही अच्छा पर्यावरण के लिए। साइकिल से चलना ये भी अच्छा है। मोटरसाइकिल से चलना नहीं, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वायुमंडल के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा सी होगा, ठीक ना। अनुकूलित नहीं है, अनुकूलित कहता तो 2 ऑप्शन था यहाँ पर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने अवबंध बनते हैं? अच्छा ऑक्सीजन के
ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? कितना अबंध बनेगा? कितना? द्वि अबंध बनेगा। काहे? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है क्या होता है? 8 होता है। 8 होता है। और देखिएगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और पहला वाला में हम लोग के गो भरते हैं? पहला वाला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, इसके पास बचल है 6। तो 2 के कमी है ना, 2 के कमी है ना, तो 2 गो बॉन्ड बनाएगा ना, ये 2 गो बॉन्ड बनाएगा ना, यानी कि क्या? अरे पता चल रहा है कि नहीं? हाँ, जो पढ़ ले होगा उसको दिख रहा होगा, नहीं पढ़ रहा होगा घबरा रहा होगा। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस याद कर लेने की बात है। तो ऑक्सीजन में क्या होता है? द्विबंध होता है। नहीं पढ़े है तो रट लो, रट के समझ लो, याद तो करना पड़ेगा चाहे जिस हाल में हो। वो तो समझेगा नहीं एग्जामिनर आपसे, या आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, वो तो क्वेश्चन देगा ही ना, बिल्कुल देगा। चलिए आगे 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्या? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब कौन कौन यह होगा? क्या होगा? स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो देखिएगा स्वपोषी पोषण के लिए यहाँ पर सभी चीज़ आवश्यक है। पूर्ण हरित, ठीक, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ये सब चीज़ आवश्यक है। यानी कि पौधों को पोषण भोजन बनाने के लिए सब चीज़ की आवश्यकता होती है। सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, सब चीज़ की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, और पेशेंस बनाए रखिएगा, जरा सा आगे कमांड संभाले रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? नेत्र में अपवर्तन कहाँ होता है? तो अपवर्तन जो होता है दृष्टि पटल पे होता है। कहाँ होता है? तो दृष्टि पटल पे होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ आपसे हम करते हैं, बताइएगा मानव नेत्र जो होता है, अच्छा मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? सबसे पहली बात देखिएगा स्टूडेंट, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसको। देखिएगा मानव नेत्र में एक क्वेश्चन आपसे है, क्या मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? में कौन, नहीं दिख रहा है क्या? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? आवाज़ तो जा रहा होगा ना, कौन सा लेंस होता है? तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा इसको, ठीक ना, और हम बताएंगे इसको। आंसर बता दे, क्या बता दे? हाँ अच्छा, सुन ही लीजिए, उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि मानव का नेत्र लेंस जो होता है किससे जुड़ा होता है? तो वो जो होता है सिलियरी मांसपेशिया या फिर पक्षमाभी मांसपेशिया से जुड़ा होता है। या फिर कहेगा लटका होता है, तो हाँ बिल्कुल लटका होता है, ठीक ना। या एक और क्वेश्चन यहाँ से कह सकता है मानव नेत्र का फोकस दूरी कम बेस कौन करता है? तो बिल्कुल यही करता है सिलियरी मांसपेशिया या पक्षमाभी मांसपेशिया। देखिए ये यहाँ से एक पॉइंट से कई क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन यहाँ से एक न एक क्वेश्चन पूछ ही लेगा। तीन चार टाइप का क्वेश्चन बनता है, ठीक ना, वहाँ से एक एक ना क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और बोल रहा है ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत जो है किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को क्या सुरक्षा प्रदान करती है? बताइएगा। तो ये जो है ओजोन, सबसे पहले O3 बोलते हैं, ओजोन को क्या बोलते हैं? O3 बोलते हैं, ठीक ना। तो ये कौन सा किसको रोकता है? किसको रोकने का काम करता है? तो ये जो रोकने का काम करता है पराबैंगनी किरण, ये बहुत ही घातक किरण होती है, जो कि अगर पृथ्वी पर डायरेक्ट आ जाए अगर मानव के शरीर पे, तो कैंसर ऐसा बीमारी उत्पन्न कर सकता है। ये पराबैंगनी किरण, ठीक है, कैंसर ऐसा बीमारी उत्पन्न कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 44 नंबर। हम देखिए थोड़ा सा टाइम लगने का कारण क्या है, हम सब क्वेश्चन को क्लियर करने के रूप में दिखाए हैं, ठीक ना, क्योंकि हम कम, हालांकि उतना और एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, अधिक और एक्सप्लेन करते क्योंकि समय अधिक लग जाता है आपके पास समय नहीं है, लेकिन लगता है कि इतना से आपको क्लियरिटी मिल जाएगा, इतना से। और नहीं मिलेगा फिर भी आप कमेंट कीजिएगा, थोड़ा और समय देंगे आपके ऊपर, और बेहतर तरीका से समझा सकते हैं। क्यों नहीं समझ सकिएगा? बिल्कुल समझिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट समझेगा, क्यों नहीं समझेगा? हाँ, अरे कोई अलग से तो कौन आया है? अलग से सब तो यहाँ मानवे न है, आदमी है न रे। हाँ तब समझिएगा, बिल्कुल समझिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? बहुत ही सुंदर ऊर्जा स्रोत कौन है? बताइएगा। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? बताइएगा इसका। तो स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है प्राकृतिक गैस, एकदम नेचुरल गैस,
जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल से नेचुरल सब कुछ पाया जाता है वो सब भी स्वच्छ है, तो नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक रूप से मिला गैस। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए और 55 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु है, बताइएगा, उभयलिंगी जंतु है, कौन है? कौन है बताइए, कौन है? हैं कौन है? यानी कि इस यहाँ पर कुत्ता को बोला गया है उभयलिंगी जंतु। क्या? जो कुत्ता जो है ना, कुत्ता वो जो होता है उभयलिंगी जंतु होता है। चलिए आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अरे रे 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 रे, गलती हो गया क्या रे? अरे रे 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 रे, केचुआ होगा रे, अरे केचुआ होगा, अरे रे ध्यान नहीं था, ध्यान नहीं सर, अरे केचुआ होगा। देखिए गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, आप लोग भी ध्यान तो नहीं ना देते, कमेंट कर दीजिए ना फटाक से, सर यहाँ पे एरर आया। चलिए कोई बात नहीं है, ये मिस्टेक था, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 46 देखिए, निम्न में से कौन सा एक लिंगी पुष्प है? एक लिंगी पुष्प कौन है? एक लिंगी पुष्प कौन है? एक लिंगी पुष्प कौन है? यानी कि पुष्प, यानी कि पपीता का पुष्प जो होता है क्या, एक लिंगी पुष्प होता है। अगर फल कह देता तो यहाँ पर फल देता था, बोलता है एक लिंगी फल, फल तो पपीता बोलता, सिर्फ पपीता, ठीक ना, पुष्प बोला था, पुष्प यानी कि पपीता एक लिंगी है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और कौन सा अगला क्वेश्चन है, कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाए जाते हैं? तरल अवस्था में कौन पाया जाता है? तो तरल अवस्था में आप जो पाया जाता है वो कौन है? वो जो है मरकरी, जिसको पारा भी बोला जाता है, मरकरी, जिसको ब्रैकेट में देख लीजिएगा, स्पष्ट कराने के लिए दे दिया गया है, पारा भी होगा, पारा भी होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, थोड़ा फास्ट हो गया क्या? बिल्कुल फास्ट हो गया। बोल रहा है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, कहने का मतलब धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने वाला सोडा का रासायनिक, देखिएगा कई बार आपका क्वेश्चन पूछ रखा है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक में, ये ना कि ऐसे ही कहीं रैंडमली कहीं से आ गया है क्वेश्चन उठ के, एकदम नहीं, एकदम नहीं। और आपके लेवल के अकॉर्डिंग भी है, इसमें कुछ ऐड भी किया गया है और कुछ आपके क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग में पूछा भी गया है। देखिएगा इतना क्वेश्चन कर गया तब क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत क्वेश्चन आपसे बनेगा। चलिए ये होगा आंसर क्या, बी नंबर, Na2CO3 10H2O, धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र। चलिए आगे बढ़िए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। बहुत ही धन्यवाद जो अंतिम तक बने रहें, जो स्टूडेंट अंतिम तक बने रहे, बहुत ही शुभकामनाएं आपके साथ रहेगा, ठीक ना। पेशेंस बनाए रखिए, लड़ना तो पड़ेगा, बगैर लड़ने तो कुछ होगा नहीं, नहीं न हुआ है कभी किसी को जीत हासिल हुआ है बगैर लड़े हुए? अरे उस तरह की लड़ाई नहीं, अभी की लड़ाई मतलब देहात से लड़ने वाला, मारपीट करके खून बहाने वाला, नहीं नहीं, अभी लड़ना है खुद से, यानी कि किताबा से लड़ना है ना। किताब से लड़ के अगर जीत गए ना तो महारत हासिल हो जाएगा आपके पास, तो महारत हासिल ना, मेरा बलवान बनना है ना। अभी कोई चीज़ काम नहीं देगा, कोई अच्छा लगता है, कोई गोर है, कोई करिया है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, ये कोई फैक्टर काम नहीं देता है। बस काम देता है क्या, ज्ञान, नॉलेज। इसके पीछे आप टूट जाइए, टूट पड़िए, उसके बाद दुनिया आपके सामने है, कदम में है, बस इतना ही, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और थोड़ा सा और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम किसका होता है? तो सबसे कम जो होता है सोडियम का होता है, किसका होता है? सोडियम का होता है। चलिए इसी के साथ आज का आपका मीटिंग, आज का आपका सभा समाप्त होता है। वेलकम, थैंक यू आज का क्लास के लिए। चलिए थैंक यू सभी बच्चे के लिए, ऑल द बेस्ट, एकदम पढ़ते रहिए बहुत ही अच्छा तरह से। प्लीज़ अपने मकसद को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई, अपने माता पिता का आप ही पे आशा है, ठीक ना, इसको ध्यान रखते हुए आप अपना काम कर दिए अच्छा तरह से। चलिए वेलकम, थैंक यू।